गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में जो स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं वो हमारा एग्रीकल्चर का चैप्टर 4 है, जिसका नाम है आयन विनिमय। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा और भी कहीं ना कहीं अगर क्लास देखी होगी तब भी आपको ये चैप्टर पूरा समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि चैप्टर काफ़ी टिपिकल है। इसमें ऐसी भाषा का उपयोग हुआ है जो विद्यार्थियों की समझ से बाहर है। लेकिन जब आप ये वाली क्लास देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी विद्यार्थी यहाँ से असंतुष्ट होगा। सारे विद्यार्थियों का पॉइंट क्लास में देखते ही क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद में आपको कभी भी इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो भी ध्येय होता है वो विद्यार्थी को सिखाने पर होता है, न कि रटाने पर। हम रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम पूरे वीडियो में पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे और केवल समझेंगे। रटना हमें बिल्कुल भी नहीं है, हम केवल समझने के द्वारा पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं शुरू करने से पहले, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो हमारे ऑनलाइन कोर्स के लिए ट्राई करते हैं। तो अगर आप 12वीं का पूरा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ हमारे ऐप की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ आपको 12th का पूरा फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। और अगर हमारे नोट्स और पीडीएफ आप फ्री में लेना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर पर। जैसा हमारे चैप्टर का नाम क्या है, आयन विनिमय। सबसे पहले हमें ये बात जाननी है कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से पॉइंट पूछे जाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने से हमें ये पता होता है कि इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से पॉइंट तो क्लियर हैं और कौन कौन से पॉइंट हमारे क्लियर नहीं है। ऐसा आपको सभी चैप्टरों में करना है। जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, आप पहले उस चैप्टर की मेन हेडिंग बाहर रखो कि कौन कौन से पॉइंट इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। हमारा चैप्टर है आयन विनिमय और हमें ये पॉइंट पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें पूछा जाएगा आयन क्या है, उसके बाद आयन विनिमय क्या है, आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है, धनायन विनिमय की क्रियाविधि क्या होती है, धनायन विनिमय क्षमता क्या है, मृदा प्रतिशत पे संतृप्ति क्या है, धनायन विनिमय या आयन विनिमय का महत्व क्या है, और आयन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। टोटली मैं अगर बात करूं तो हमें टोटली ये 7 या 8 टॉपिक हैं जो इस पूरे चैप्टर में पूछे जाते हैं। चैप्टर आपका बहुत सरल है, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, भले ही आपको कठिन लगा हो, लेकिन बहुत सरल चैप्टर है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। हमारा पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट है हमारा आयन। पहले हम क्या जानेंगे? पहले हम ये जानेंगे कि आयन क्या होते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स में आयन की बात करूं तो पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि आयन क्या है। ठीक है, अब आपको रटना नहीं है, ना रटने की कोई आवश्यकता है आपको। जैसे मान लो ये सोडियम तत्व है, ठीक है। अब ये सोडियम तत्व क्या करता है, ये आपका 2 एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो फिर ये क्या बन गया, फिर ये बन गया Na+। क्या बन गया, Na+। इसके ऊपर क्या आ गया, आवेश आ गया। ठीक है, तो यहां तो ये क्या था, तत्व था, और यहां पर क्या बन गया, ये आयन बन गया। ठीक है, आयन। ऐसे में अगर बात करूं, मान लो क्लोरीन तत्व है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब ये क्या बन जाता है, Cl-। क्या बनता है, Cl-। तो यहां तो क्लोरीन क्या है, तत्व है, और यहां क्लोरीन क्या है, आयन है। अब आप लोगों से पहला ही प्रश्न ये पूछा जाता है कि आयन किसे कहते हैं। हर साल आता है प्रश्न, आयन किसे कहते हैं। ये प्रश्न आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आयन क्या है आप लोगों को पता चल गया। जब किसी तत्व पर आवेश उपस्थित होते हैं, ये क्या है, प्लस और माइनस, ये आवेश है, तो हम क्या कहेंगे, जब किसी तत्व पर आवेश उपस्थित होते हैं तो उस तत्व को क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। जब किसी तत्व पर क्या उपस्थित होगा, आवेश उपस्थित होगा, प्लस या माइनस चार्ज होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। अब मान लो आपको ये परिभाषा याद नहीं रहती है, कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ये भी ध्यान में नहीं रहे, बिल्कुल भी आप ध्यान भटक जाएं, फिर क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है
तब उस तत्व को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। दो तरह से परिभाषा हो गई, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब उस तत्व को क्या कहेंगे? अपन आयन कहेंगे। या फिर क्या होगी? या होगी जब किसी तत्व पर आवेश उपस्थित होता है तो उस तत्व को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अब अगर मैं आयन की बात करूं तो आयन कितने प्रकार के होते हैं आपको पता चल गया। यहाँ क्या है? प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे धनायन। क्या कहेंगे? धनायन। और यहाँ माइनस चार्ज है तो इसको हम क्या कहेंगे? ऋणायन। जनरली हम कह सकते हैं आयन कितने प्रकार के होते हैं? तो आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन एक ऋणायन। तो हमारा पहला पॉइंट तो हो गया क्लियर। पहला पॉइंट हमारा कौन सा था? हमारा पहला पॉइंट था आयन किसे कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर, समझ में आ गया आयन क्या है। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा आयन विनिमय। ध्यान रखना, आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। अगला क्या है? अगला है हमारा आयन विनिमय। अब देखो, जर्नली मैं अगर बात करूं आयन विनिमय का, वैसे हम अर्थ निकालें जर्नली, ठीक है। मैं अभी परिभाषा नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आयन विनिमय का मतलब क्या होगा। आयन का मतलब तो आयन होगा, विनिमय क्या होता है? जब कोई आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? विनिमय कहेंगे। विनिमय कहेंगे ना। जैसे मान लो मैं अगर बात करूं कि ये हमारी क्या है? मिट्टी है। ये हमारी क्या है? मिट्टी। और इस मिट्टी का कण है ये कोई, ऐसे मान लो मैं अगर बात कहूं कि ये किसी पादप की जड़ है मिट्टी में। ये क्या है? किसी पादप की जड़ है मिट्टी में। ये हमने नाइट्रोजन डाल दी। ये हमने क्या डाल दी? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन डली है खेत में, ठीक है। ये क्या डली है? नाइट्रोजन डली है। अब ये नाइट्रोजन धीरे धीरे ऐसी अवस्था आ जाएगी, अब यहां देखना, ये जो नाइट्रोजन है वो धीरे धीरे कहां आ जाएगी? ये पादप की जो आपकी सतह है, कहां जाएगी? पादप की जड़ पर एकत्रित हो जाएगी। कहां एकत्रित होगी? पादप की जड़ पर एकत्रित हो जाएगी। अब पादप की जड़ पर जब आकर के चिपक जाएगी तो यही क्रिया क्या कहलाएगी? आयन विनिमय कहलाएगी। यहां क्या था? नाइट्रोजन आयन था। नाइट्रोजन आयन, नाइट्रोजन आयन पादप की जड़ पर क्या हो गया? चिपक गया। उस क्रिया को हमने क्या कहा? उस क्रिया को हमने कहा आयन विनिमय। अब आप परिभाषा कैसे लिखोगे? ये चिपकने की क्रिया क्या है? चिपकने की क्रिया है अधिशोषण। ध्यान रखना, चिपकने की क्रिया क्या है? अधिशोषण। अब आयन विनिमय की आपको क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। आयन विनिमय क्या होगा? तो जर्नली आप कह सकते हो कि विनिमयशील प्रावस्था में, अब आयन यहां से यहां जाएंगे, कब कैसे जाएंगे? ठोस रूप में तो जाएंगे नहीं, पानी के साथ ही तो जाएंगे। पानी के साथ जाएंगे तो वो कौन सी प्रावस्था होगी? विनिमयशील प्रावस्था। तो हम कह सकते हैं कौन सी प्रावस्था में? विनिमयशील, विनिमयशील प्रावस्था। आप विलयन प्रावस्था भी ले सकते हो। विनिमयशील प्रावस्था में अब ये कैसे आयन थे? समान प्रकार के आयन होते हैं, समान प्रकार के आयन तो थे। तो विनिमयशील प्रावस्था में सजातीय, सजातीय का मतलब समान प्रकार के, सजातीय आयनों का पारस्परिक अधिशोषण, पारस्परिक अधिशोषण क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए आयन विनिमय क्या है, तो बेसिकली बात तो यह है कि समान प्रकार के आयनों का विनिमयशील प्रावस्था में अधिशोषण क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है हमें ये परिभाषा याद नहीं होती और ये हम ध्यान भूल जाते हैं, तो फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे आयनों का विनिमयशील प्रावस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। जर्नली आयन विनिमय क्या है? आयनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे यहां से कहां चले गए? इसकी जड़ पर एकत्रित हो गए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही तो गए। ये क्रिया क्या कहलाई? आयन विनिमय कहलाएगी। अब हम एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं तो हम पादप की जड़ों तक पहुंचना दिखाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि समान प्रकार के आयनों का पादप की जड़ों पर अधिशोषित होना या अधिशोषित होना क्या कहलाता है? वो कहलाएगा आपका आयन विनिमय। अब आपको समझ में आ गया
आयन विनिमय क्या है? आयनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या दूसरे स्थान पर अधिशोषित होना, या अच्छी परिभाषा आप लिखना चाह रहे हैं तो आपके पास ये पॉइंट है। विनिमयशील प्रावस्था में सजातीय आयनों का पारस्परिक अधिशोषण क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। एक चीज मैं यहां और बता दूं, जो आयन विनिमय है वो क्या है? वो उत्क्रमणीय प्रक्रम है। ये क्या होता है? ये उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। आपको यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब क्या हुआ कि मान लो आयन पादप की जड़ों पर जाकर के एकत्रित हो गए, तो बाद में ऐसा भी हो सकता है कि हम पौधे में ज्यादा पानी दे तो क्या हो जाए? पुनः इसी अवस्था में अलग अलग हो जाएं। अधिशोषित भी हो सकते हैं और पुनः अलग अलग भी हो सकते हैं। यहां से यहां चले गए और यहां से यहां भी आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आयन विनिमय क्या है? उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले सवाल होते हैं, वहां आपसे प्रश्न आता है आयन विनिमय खाली जगह प्रक्रम है। तो आयन विनिमय कैसा प्रक्रम है? उत्क्रमणीय प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? उत्क्रमणीय प्रक्रम है। 2 पॉइंट क्लियर। आयन क्या है? आयन विनिमय क्या है? अब हम तीसरे पॉइंट पर चलें। तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट है हमारा आयन विनिमय के प्रकार। तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट है आयन विनिमय के प्रकार। अब मैंने आपको बताया आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो आयन विनिमय भी कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। 2 प्रकार का कौन कौन सा होगा? एक तो मैं बात करूं तो कौन सा होगा? धनायन विनिमय, धनायन विनिमय। और एक क्या होगा? दूसरा होगा हमारा ऋणायन विनिमय, ऋणायन विनिमय, ऋणायन विनिमय। अगर मैं बात करूं आयन विनिमय तो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक धनायन विनिमय, एक ऋणायन विनिमय। अब धनायन विनिमय क्या होगा? आप लोगों को बिल्कुल निश्चित रूप से पता चल गया आयन विनिमय क्या है? आयनों का अधिशोषण। ठीक है, आयनों का अधिशोषण क्या है? आयन विनिमय। अब धनायन विनिमय क्या होगा? धनायनों का पारस्परिक अधिशोषण क्या कहलाता है? धनायन विनिमय कहलाता है। धनायन विनिमय क्या होगा? धनायनों का पारस्परिक अधिशोषण क्या कहलाएगा? धनायन विनिमय। ऋणायनों का पारस्परिक अधिशोषण क्या कहलाएगा? ऋणायन विनिमय कहलाएगा। या मैं कह सकता हूं धनायनों के द्वारा दूसरे धनायनों का प्रतिस्थापन, धनायन विनिमय। ऋणायनों के द्वारा दूसरे ऋणायनों अथवा धनायनों का प्रतिस्थापन, धनायन ऋणायन विनिमय कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये धनायनों का पारस्परिक अधिशोषण है और ये क्या है? ये ऋणायनों का पारस्परिक अधिशोषण है। इसकी मैं अगर बात करूं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वस्म विनिमय। क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, इसको कहा जाएगा वस्म विनिमय। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं अम्ल विनिमय। हमें यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्टली हमें सवाल पूछा जाता है कि अम्ल विनिमय किसे कहते हैं? तो ऋणायन विनिमय को क्या कहा जाएगा? अम्ल विनिमय। और धनायन विनिमय को क्या कहा जाएगा? वस्म विनिमय कहा जाएगा। इसकी मैं अगर बात करूं तो ये ज्यादा कहां होता है? धनायन विनिमय। धनायन विनिमय क्षारीय मृदा में ज्यादा होता है। ये कहां होगा? ये क्षारीय मृदा में ज्यादा होता है। अगर मैं अम्ल विनिमय की बात करूं तो ये अम्लीय मृदा में ज्यादा होता है। ये कहां होगा? ये आपका अम्लीय मृदा में ज्यादा होगा। अब अगर मैं बात करूं कि धनायन कौन कौन से हैं इसमें, अगर मैं धनायनों की बात करूं या कौन कौन से आएंगे, जैसे मान लो मैं अगर बात करूं Na+ है, मान लो मैं बात करूं Mg+ है, मान लो मैं अगर बात करूं Ca2+ है, ये तो क्या हो गए? धनायन हो गए। वहीं अगर मैं ऋणायन विनिमय की बात करूं तो ऋणायन विनिमय में कौन कौन से आते हैं? अगर मैं ऋणायन विनिमय की बात करूं तो कौन से आएंगे? NO3- NO3- क्या है? ऋणायन है, तो क्या होगा? ऋणायन विनिमय होगा। ऐसे ही मैं अगर बात करूं HPO4 2-, HPO4 2-, ये क्या है? ऋणायन है, तो क्या होगा? ऋणायन विनिमय होगा। आप लोगों से पहले प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है, तब हमारा जवाब क्या होगा? 2 प्रकार का, एक धनायन विनिमय, एक ऋणायन विनिमय। एक में पूछेगा धनायन विनिमय क्या है, तो आप क्या लिखोगे? धनायनों का पारस्परिक अधिशोषण धनायन विनिमय कहलाता है। ऋणायनों का पारस्परिक अधिशोषण ऋणायन विनिमय कहलाता है।
फिर आपसे पूछेगा अम्ल विनिमय किसे कहते हैं, तो ऋणायन विनिमय को कहते हैं। फिर आपको पूछेगा वसुम विनिमय किसे कहते हैं, तो धनायन विनिमय को कहते हैं। एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय में अंतर लिखिए। 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा, कोई 3 अंतर आपको लिखने पड़ेंगे। धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय में अंतर लिखिए। तो अंतर कैसे होगा, इसमें आप क्या लिखोगे कि इसमें धनायनों का पारस्परिक अधिशोषण होता है, इसमें ऋणायनों का पारस्परिक अधिशोषण होता है, पहली लाइन। दूसरा, इसे वस्म विनिमय कहा जाता है, इसे अम्ल विनिमय कहा जाता है। आगे, ये क्षारीय मृदा में पाया जाता है, ये अम्लीय मृदा में पाया जाता है। एग्जाम्पल लिख दो, जैसे Na+, Mg2+, Ca2+। एग्जाम्पल लिख दो, जैसे NO3- और HPO4 2-। ये क्या हो गए, ये आपके हो गए धनायन विनिमय के प्रकार। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या होगी नहीं। अब मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट लेके चलूं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या था, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा धनायन विनिमय की क्रियाविधि, और ये काफी इंपोर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आता भी है। तो अगले पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, धनायन विनिमय। और धनायन विनिमय में क्या है, इसकी क्रियाविधि। धनायन विनिमय की क्रियाविधि, ये बिल्कुल सरल पॉइंट है, ध्यान रखना, रटना नहीं है, बस समझ लो आप केवल। अब धनायन विनिमय की क्रियाविधि क्या होती है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले तो जब भी आपको धनायन विनिमय की क्रियाविधि पूछी जाए, एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाओगे, बिल्कुल सिंपल है। आपको पहले तो क्या बनाना है, एक डिब्बा बनाना है, ठीक है, इस तरीके का। मान लो मैंने इस तरीके का एक डिब्बा बनाया, तो पहले तो आपको क्या करना है, ऐसा एक डिब्बा बनाना है। फिर आप क्या करोगे, इस डिब्बे में एक बनाओगे अर्धवृत्त। क्या बनाओगे, एक अर्धवृत्त बनाओगे इस डिब्बे में। जैसे मैं अगर अर्धवृत्त बनाऊं, चलिए हाथ से बनाना पड़ेगा मुझे भी। क्या आप क्या बनाओगे, एक आप इसमें ऐसे करके अर्धवृत्त बनाओगे। ये आपका क्या है, धनायन विनिमय की क्रियाविधि है। यहां आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे मृत्तिका, मृत्तिका, ठीक है। इसमें पूरे में क्या बना दो, प्लस बना दो। पूरे में क्या बनाओगे, प्लस बनाओगे। काफी सरल है, ध्यान रखना। पूरे में आपको क्या बनाना है, प्लस बनाने हैं। ऐसे 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 करके मैंने क्या बना दिए, पूरे में प्लस बना दिए। अब आपको करना क्या है, जो हमारे नजदीक वाले प्लस हैं, जो इसके नजदीक वाले प्लस हैं, उन पर क्या लगा देंगे, गोला लगा देंगे। जैसे एक तो हमारा ये प्लस है, इसमें मैंने गोला कर दिया, इस पे गोला कर दिया। नजदीक वाले जो प्लस हैं उन पर हम क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। ऐसे मैंने गोला कर दिया नजदीक वाले प्लस पे, ऐसे कर दो आप गोला, ठीक है। बाकी इनको ऐसे ही छोड़ दो। फिर यहां नीचे क्या लिखो, एक तो केवल ये प्लस बनाओ, एक डिब्बे वाला प्लस बराबर, और एक केवल प्लस बराबर, दोनों के नाम लिखो। जो प्लस है वो तो क्या है, अधिशोषित धनायन है। ये क्या है, अधिशोषित धनायन, ठीक है। और जो केवल प्लस है वो क्या है, वो प्रतिस्थापित धनायन है। प्रतिस्थापित धनायन, यानी जो केवल प्लस है उसको हटा दिया है, इसको हटा दिया है किसने, जो जिनके ऊपर गोल घेरा है उन्होंने। तो ये तो क्या हो गए, अधिशोषित धनायन, और ये क्या हो गए, प्रतिस्थापित धनायन। ये तो आपका हो गया डायग्राम। फिर आपको क्या करना है, एक आपको कुछ लाइनें लिखनी है कॉमनली। अब लाइन कौन कौन सी लिखनी है, जर्नली मैं आपको बता दूं, 3-4 महत्वपूर्ण लाइनें हैं, वो आपको लिखनी पड़ेगी। पहली लाइन आप क्या लिखोगे, पहली लाइन आप लिखोगे कि धनायन विनिमय की क्रियाविधि विद्युत गतिकी सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत गतिकी सिद्धांत, पहली लाइन क्या लिखोगे आप, पहली लाइन लिखोगे कि धनायन विनिमय की क्रियाविधि विद्युत गतिकी सिद्धांत पर आधारित है। 3 लाइन लिखनी है आपको, केवल ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। पहली लाइन क्या हो गई, धनायन विनिमय की क्रियाविधि विद्युत गतिकी सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। दूसरी लाइन क्या होगी,
दूसरी लाइन लिखोगे आप इस सिद्धांत के अनुसार, नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूं वो, इस सिद्धांत के अनुसार धनायन, इस सिद्धांत के अनुसार धनायन दोलन के रूप में गति करते हुए दिखाई देते हैं, दोलन के रूप में गति करते हुए दिखाई देते हैं, गति करते हुए दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। 2 पॉइंट हो गए। इस सिद्धांत के अनुसार धनायन दोलन के रूप में गति करते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा, नोट कर लो जो मैं बोल रहा हूं वो बस। तीसरा पॉइंट होगा जब विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, क्या लिखोगे, जब विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, जब विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो पूर्व आयन प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो क्या होगा, जो पूर्व आयन है, पूर्व अधिशोषित आयन, अधिशोषित आयन प्रतिस्थापित हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। और ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी धनायन विनिमय की क्रियाविधि। यानी ये जो पूरी क्रियाविधि है वो किस पर आधारित है, विद्युत गतिकी सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी विलयन में हम देखते हैं तो धनायन हमें दोलन के रूप में गति करते हुए दिखाई देते हैं। जब इस विलयन में क्या मिलाया जाता है, विद्युत अपघट्य मिलाया जाएगा। जब इस विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो जो बिना गोले वाले धनायन वो दूर चले जाएंगे, जो गोले वाले धनायन वो इसकी सतह से चिपक जाएंगे, और यही क्रिया क्या हो जाएगी, धनायन विनिमय हो जाएगी। तो ये आपकी हो गई धनायन विनिमय की क्रियाविधि। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना, क्योंकि ये सारा पॉइंट बहुत सरल है, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सरल पॉइंट है। ठीक है, चलिए ये आपकी क्रियाविधि संपन्न हुई धनायन विनिमय की। अब अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धनायन विनिमय क्षमता। अगला क्या है, धनायन विनिमय क्षमता। अब हम धनायन विनिमय क्षमता की बात कर लेते हैं। जनरली अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता। और धनायन विनिमय क्षमता को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है जनरली सीईसी। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सीईसी। ठीक है, धनायन विनिमय क्षमता को हम क्या कहते हैं, सीईसी कहते हैं। अब थोड़ा सा समझ लो, आपको बहुत सारे पॉइंट यहां क्लियर होने वाले हैं, ध्यान रखना। धनायन विनिमय क्षमता क्या है, मृदा में 2 तरह के आयन हैं। यानी मैं अगर आयनों की बात करूं, आयन तो 2 तरह के हैं। एक तो कैसे आयन है, धनायन, एक तो धनायन है, और दूसरे कैसे हैं, ऋणायन है। ठीक है, अब मृदा में 2 तरह के आयन हो गए, धनायन और ऋणायन। इन धनायनों में भी बात करूं तो धनायनों में भी 2 प्रकार के आयन होंगे। धनायनों में एक तो होंगे अम्ल, क्या होंगे, अम्लीय, और एक होंगे क्षारीय। धनायनों में क्या होगा, एक तो अम्लीय होंगे और एक क्या होंगे, क्षारीय होंगे। 2 प्रकार के ही तो होंगे, लेकिन हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, धनायन विनिमय क्षमता की बात कर रहे हैं। तो पहले तो मैं केवल धनायन विनिमय क्षमता आपको बता दूं। यानी जो हमारी 1 किलोग्राम मिट्टी है, क्या है हमारे पास, क्या है, मान लो 1 किलोग्राम मृदा है, और इस 1 किलोग्राम मृदा में उपस्थित धनायन, उपस्थित धनायन क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि मृदा की धनायन विनिमय क्षमता से क्या तात्पर्य है, तो क्या होगा, 1 किलोग्राम मिट्टी में उपस्थित धनायनों की मात्रा क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। समझ में आ गया, धनायन विनिमय क्षमता क्या है, 1 किलोग्राम मृदा में उपस्थित धनायनों की मात्रा धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। और इसकी जो इकाई है, आपको यहां से भी क्वेश्चन आता है, इसकी अगर मैं इकाई की बात करूं तो इकाई क्या है, वो है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। क्या है, सेंटीमोल प्रति किग्रा।
आप लोगों से यहां से भी क्वेश्चन आता है कि धनायन विनिमय क्षमता की इकाई होती है, तो इसकी इकाई क्या होगी? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। नेक्स्ट कुछ आपको एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता है वो सबसे ज्यादा है। ह्यूमस की कितनी होती है? ह्यूमस की होगी आपकी 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ह्यूमस की कितनी? 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। आगे अगर मैं बात करूं, एक आता है वर्मीकुलाइट। और वर्मीकुलाइट की कितनी होती है? 150 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। एक कौन सा आता है? एक आपका आएगा केओनिलाइट। ये भी आपको पूछा जाता है, ध्यान रखना। केओनिलाइट, इसकी कितनी होती है? इसकी 8 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। 8 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। एक होता है आपका, अगर मैं बात करूं तो इलाइट की कितनी होगी? तो इसकी 30 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होगी। 30 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। और एक आता है आपका मोंटमोरिलोनाइट। क्या आता है? मोंटमोरिलोनाइट। और इसकी अगर हम धनायन विनिमय क्षमता की बात करें तो वो कितनी होती है? इसकी होगी आपकी 80 सेंटीमोल प्रति किग्रा। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा धनायन विनिमय क्षमता किसकी? तो सबसे ज्यादा तो किसकी होती है? ह्यूमस की होती है। फिर अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी, तो ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। केओनिलाइट की 8, इलाइट की 30, मोंटमोरिलोनाइट की 80। एग्जाम्पल भी आपको जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया धनायन विनिमय क्षमता का। ठीक है, समझ में आ गया। धनायन विनिमय क्षमता क्या है? मृदा में पाए जाने वाले कुल धनायनों की मात्रा धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। कितनी मृदा में? 1 किलोग्राम मृदा में। अब मैंने आपको क्या बताया कि धनायन भी 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। अब मिट्टी में ज्यादातर जो धनायन है वो कैसे हैं? क्षारीय हैं। अगर मैं बात करूं मृदा में जो धनायन विनिमय क्षमता है, उस धनायन विनिमय क्षमता में जितने क्षार पाए जाते हैं, जैसे मान लो मैं अगर बात करूं धनायन विनिमय क्षमता में कौन कौन से क्षार होंगे? सोडियम क्या है? सोडियम क्षार है। मैग्नीशियम क्या है? क्षार है। कैल्शियम क्या है? क्षार है। ये क्षारी तो हैं। ऐसे ही मैं बात करूं यहाँ आयरन क्या है? अम्ल है। एल्युमिनियम क्या है? अम्ल है। हाइड्रोजन क्या है? अम्ल है। तो ये धनायन हो गए। अब इस धनायन विनिमय क्षमता में जितने क्षारीय भाग होते हैं, क्षारीय आयन होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति। अगला पॉइंट क्या है हमारा? मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति। परिभाषा आपको यहीं से क्लियर हो गई। मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या है? मृदा की धनायन विनिमय क्षमता का जितना भाग, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता का जितना भाग क्षारों के द्वारा संतृप्त होता है, वो क्या कहलाती है? मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाती है। या मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में पाए जाने वाले क्षारों की मात्रा क्या होगी? वो होगी आपकी मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? वो है मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति। बेस संतृप्ति जनरली आपको प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति से क्या तात्पर्य है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, क्या बता दिया? कि मृदा की धनायन विनिमय क्षमता का जितना भाग, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता का जितना भाग क्षारों के द्वारा संतृप्त होता है वो क्या कहलाती है? मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाती है। और मैं अगर अपने शब्दों में कहूं तो मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में जितने क्षार पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति कहा जाता है। अब इसका सूत्र क्या होगा? ये सूत्र आप लोगों से पूछा जाता है। अगर मैं सूत्र की बात करूं तो इसका सूत्र होता है अधिशोषित क्षार या भस्म बटे धनायन विनिमय क्षमता या सीसी, धनायन विनिमय क्षमता या सीसी गुणा 100। आप लोगों से डायरेक्टली प्रश्न पूछाएगा मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति किसे कहते हैं?
तो किसे कहते हैं ये तो आपको पता चल गया, इसका सूत्र क्या है तो अब आपको सूत्र भी पता चल गया, अधिशोषित क्षार या भस्म बटे Cc यानी द्रव्य में क्षमता इंटू 100। एक प्रश्न आपको यहां से और आता है, वो प्रश्न क्या आएगा, आपको आता है कितने प्रतिशत बेस संतृप्ति पर मृदा सर्वाधिक प्रतिरोध प्रदर्शित करती है। सर्वाधिक प्रतिरोध, अगर मैं सबसे ज्यादा प्रतिरोध की बात करूं तो कब प्रदर्शित करेगी, वो करेगी 50% बेस संतृप्ति पर, क्योंकि 50% बेस संतृप्ति का मतलब क्या हुआ, मृदा में 50% तो क्षार है और 50% क्या है, अम्ल है। 50% बेस संतृप्ति का मतलब समझ रहे हो, मिट्टी में 50% तो क्षार है, 50% क्या है, अम्ल है। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है 1 नंबर का कि कितने प्रतिशत बेस संतृप्ति पर मृदा सर्वाधिक प्रतिरोध प्रदर्शित करती है, तो हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब होगा 50%। ठीक है, ये भी पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। अब अगला पॉइंट हमारा क्या था, अगला पॉइंट था हमारा धनायन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो धनायन विनिमय को प्रभावित करते हैं, आयन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। छोटा क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको केवल कारक का नाम बताना होगा। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं मैं आपको केवल नाम बता देता हूं। एक तो है मृदा कणों का आकार, क्या है, मृदा कणों का आकार। दूसरा है आपका धनायन विनिमय क्षमता, या मैं कहूं शॉर्ट फॉर्म में सीईसी, सीईसी। तीसरी में अगर बात करूं, तीसरा है आपका सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। चौथा क्या है, तो चौथा है आपका यहां पर कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। और पांचवा क्या है, पांचवा है आपका मृदा पीएच। आप लोगों से प्रश्न कैसे आता है, आपको प्रश्न आएगा आयन विनिमय को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो आयन विनिमय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मृदा के कणों का आकार, सीसी, सूक्ष्म जीव, कार्बनिक पदार्थ और मृदा पीएच। ये सभी कारक जितने अधिक होंगे आयन विनिमय उतना ही अधिक होगा, ये सभी कारक जितने कम होंगे आयन विनिमय उतना ही क्या होगा, कम होगा। मृदा कणों का आकार जितना कम आयन विनिमय उतना कम, जितना ज्यादा आयन विनिमय उतना ज्यादा। सीसी जितनी कम आयन विनिमय उतना कम, सीसी जितनी ज्यादा आयन विनिमय उतना ही ज्यादा। यानी मैं कहूंगा कि ये सभी कारक जितने कम होंगे आयन विनिमय कम होगा, जितने ज्यादा होंगे आयन विनिमय ज्यादा होगा। इसके बाद में अगर बात करूं नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट था हमारा आयन विनिमय का महत्व। अब आयन विनिमय का महत्व क्या है, अगर हम महत्व की बात करें तो महत्व आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। पहला महत्व यह है कि आयन विनिमय के द्वारा पादपों को क्या होता है, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। क्या होता है, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। आयन विनिमय के द्वारा क्या होगा, पादपों को पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी, पहला। दूसरा, आयन विनिमय के द्वारा क्या होगा, मृदाओं का सुधार होगा, मृदाओं का सुधार। जो हम अम्लीय, क्षारीय और लवणीय मृदाओं का सुधार करते हैं वो किसके द्वारा होता है, वो आपका आयन विनिमय के द्वारा होता है। आगे अगर मैं बात करूं उर्वरक की क्रियाविधि, उर्वरक की क्रियाविधि किस पर निर्भर करती है, आयन विनिमय पर निर्भर करती है। तो उर्वरकों की जो क्रियाविधि है वो भी किसके द्वारा संपन्न होती है, वो आपके आयन विनिमय के द्वारा संपन्न होती है। ये 3 आप महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लिख सकते हो महत्व के। आपको केवल महत्व में 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा, 1.5 नंबर के प्रश्न में आपको केवल 3 लाइन लिखनी होती है, तो 3 आपको पॉइंट लिखने होंगे। पहला, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, दूसरा मृदाओं का सुधार होता है, तीसरी में अगर बात करूं तो महत्व क्या है, उर्वरक की ये क्रियाविधि इन्हीं के द्वारा संपन्न होती है। अब मैं थोड़ा सा शुरू पे चलूं तो मैंने आपको क्या बताया कि इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट पूछे जाएंगे, तो जनरली हम देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आयन मैंने बता दिया। आयन क्या है, जब किसी तत्व पर आवेश उपस्थित होता है उसे आयन कहते हैं। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब उसे आयन कहते हैं, पता चल गया। दूसरा, आयन विनिमय किसे कहते हैं, समान प्रकार के आयनों का विनिमयशील प्रावस्था में अधिशोषण होना, अधिशोषित होना क्या कहलाता है, आयन विनिमय कहलाता है। या मैं कहूं समान प्रकार के आयनों का एक ही जगह चिपकना, एकत्रित होना क्या है, आयन विनिमय है। आयन विनिमय 2 प्रकार का होता है, धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय।
आयन विनिमय की क्रियाविधि मैंने आपको बता दी, विद्युत गतिकी सिद्धांत पर आधारित है। एक आपको वहां पर डायग्राम बनाना है। धनायन विनिमय क्या है? मृदा में पाए जाने वाले कुल धनायनों की मात्रा, 1 किलोग्राम मृदा में पाए जाने वाले कुल धनायनों की मात्रा क्या कहलाती है? धनायन विनिमय। इसकी इकाई क्या है? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या है? धनायन विनिमय क्षमता में जितने क्षार पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति कहा जाता है। और 50% बेस संतृप्ति पर मृदा सबसे ज्यादा प्रतिरोध प्रदर्शित करती है। उसके बाद अगला क्या था? महत्व। तो इसका महत्व क्या है? मैंने आपको बता दिया, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, मृदा का सुधार होता है, उर्वरकों की क्रियाविधि इसी पर निर्भर करती है। कारक कौन कौन से? मैंने आपको बता दिया, मृदा कणों का आकार, मृदा सीसी या धनायन विनिमय क्षमता, मृदा पीएच, सूक्ष्म जीव और कार्बनिक पदार्थ, ये इसके कारक हैं। पूरा चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। मेरे हिसाब से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो लास्ट में कमेंट करके जरूर जाना, और वीडियो को जो भी आपके दोस्त हों, जितने भी दोस्त हों, सभी को शेयर भी जरूर करना। बाकी और भी नोट्स, पीडीएफ सारे हमारे इसी तरह की अन्य क्लास लेने के लिए आप प्ले स्टोर से हिमायर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां आपको सारी चीजें, सारा मटेरियल इसी तरीके का मिल जाएगा। थैंक यू।